हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा था। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन। लेकिन एनालिटिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लिमिट की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? देखो, कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन होगा अगर z की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग z की हर एक वैल्यू के लिए w की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हो। देखो, w भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, z भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। w जो है वो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन कब बनेगा? अगर z की हर एक वैल्यू के लिए w की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हो। और ये z जो है हमने रीज़न डी में डिफाइन किया है। ठीक है। अच्छा, रीज़न होता है ओपन कनेक्टेड सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने और कनेक्टेड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो ऐसा सेट जो ओपन भी है और कनेक्टेड भी है उसे रीज़न बोलते हैं। तो z किसी रीज़न या फिर ओपन कनेक्टेड सेट डी में डिफाइंड है। ठीक है। तो z की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर w की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हम कहेंगे w z का फंक्शन है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसलिए w कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। देखो, w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। w z का फंक्शन है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, मतलब रियल पार्ट प्लस आयोटा के साथ इमेजनरी पार्ट। तो इसे हम जनरली u प्लस आयोटा v से एक्सप्रेस करते हैं। u यहाँ पे है रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z कह दो या फिर w कह दो, एक ही बात है। w बराबर f ऑफ z है ना। और v क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z। ठीक है। और z हमें पता ही है x प्लस आयोटा y होता है। ये कहाँ डिफाइन किया हमने? रीज़न डी में। और यहाँ पे u एंड v जो है वो f ऑफ z के रियल एंड इमेजनरी पार्ट है। f ऑफ z यानी कि z का फंक्शन जो z की फॉर्म में लिखा गया है, और z बराबर x प्लस आयोटा y है। तो जैसे हम z की वैल्यू x और y में पुट करेंगे तो इनडायरेक्टली u और v भी x और y के ही फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम? कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बनेगा अगर z की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग w की कम से कम एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हो, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए वैल्यू। ठीक है। तब हम कहेंगे w इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। अब जैसे मैंने कहा, एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए w की। तो अगर z की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग w की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब दो पार्ट हो गए इसके, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन दूसरा पार्ट होता है। ठीक है। तो अगर z की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग w की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जैसे मान लो फंक्शन जो है w वो हमने डिफाइन किया है z स्क्वायर। ठीक है। अब z की कोई एक वैल्यू लोगे, सपोज हमने z इक्वल्स टू 2 आयोटा लिया, तो w बराबर क्या बनेगा? 2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये हो गया -4। तो z बराबर 2 आयोटा, z की एक वैल्यू रखने पर w की एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है। और दूसरा होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जब z की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग w की दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हम उसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने w जो है वो z की पावर हाफ ऐसे डिफाइन किया होता, ठीक है, और हम z बराबर वही 2 आयोटा पे चेक कर रहे हैं, तो w बराबर क्या होता? प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है। प्लस माइनस √2
और ये बन रही है आयोटा की पावर हाफ। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। आपको पता है कोस पाई बाई 2 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ए बराबर आ जाएगा आयोटा के। यानी आयोटा को हम ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बना प्लस माइनस अंडर रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 की पावर हाफ। ओके, तो अब आपको पता ही है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो W बराबर क्या बनेगा? ये W बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 को हम क्या लिख देंगे? कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आया 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस आयोटा ये भी 1 बाई अंडर रूट 2। तो जब इस अंडर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कह लो 1 बाई अंडर रूट 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ये प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखिए z बराबर 2 आयोटा के लिए w की दो वैल्यूज़ आ रही है। एक तो आ रहा है w इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और एक आ रहा है w इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये जो फंक्शन है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, जहाँ z की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग w की दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हों। अब मैं आप लोगों को कुछ एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस बताती हूँ। तो पहला तो हो गया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ये कैसे डिफाइन होता है? w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू a नोट z पावर n a1 z पावर n माइनस 1 अप टू a n माइनस 1 z a n। ये n डिग्री का पोलिनोमियल है एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ पे a नोट a1 a2 a n ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अगर हम w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू ई की पावर z लिख दें, सॉरी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अच्छा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई ई की पावर x ई की पावर आयोटा वाई ई की पावर x, और ई की पावर आयोटा वाई क्या होता है? कोस y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, तो e की पावर x कोस y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y। तो ये तो हो गया u और ये हो गया v। w बराबर हमने u प्लस आयोटा v लिखा था ना, तो ये w का रियल पार्ट और ये w का इमेजनरी पार्ट। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि साइन z कोस z, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, यानी कि अगर हम w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ z इक्वल साइन z लिखते हैं या फिर कोस z लिखते हैं। अच्छा, साइन z ये होगा e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये रिजल्ट आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और अगर कोस z हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है और अपॉन में 2 आता है 2 आयोटा की जगह पे। ठीक है, ऐसे ही टेन z कोट z सेक z कोसेक z ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनेंगे। ओके, और क्या हो सकते हैं?
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा w इज इक्वल्स टू log z या फिर ln z कह लो। log तो e बेस हो गया, log तो 10 बेस हो गया और ln e बेस हो गया। ठीक है, तो लोगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, w इज इक्वल्स टू log e बेस लिख देती हूँ मैं ना, z इसे हम ln से भी मेंशन करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस ये होंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस साइन हाइपरबोलिक z, कोस हाइपरबोलिक z, टेन हाइपरबोलिक z, इस तरीके से जो डिफाइन होंगे। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक z इक्वल्स टू होता है e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन 2। ठीक है, और कोस हाइपरबोलिक z में यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z अपॉन 2। ठीक है, ये रिलेशन भी आई थिंक आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको एक बार, पिछला वाला रिलेशन भी रिमाइंड करवा देती हूँ। देखो, e की पावर आयोटा थीटा जो होता है ना, उसको हम लिख देते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये वाला पार्ट आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कोस थीटा इक्वल क्या बनेगा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या बना, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को अगर हम माइनस करते तो साइन की वैल्यू आ जाती है। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ किया था। अभी हम बात कर रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो और हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर हम बात करें कोस हाइपरबोलिक एक्स में क्या होता है रिजल्ट, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो वही रिजल्ट हमने यूज़ किए हैं। और हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बनेंगे, w इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स z या फिर कोस इनवर्स z, टेन इनवर्स z, सेक इनवर्स z, कोसेक इनवर्स z। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए लिमिट की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है, लिमिट डिफाइन करेंगे। वैसे तो हम रियल एनालिसिस में लिमिट, कंटिन्यूटी ये सब पढ़ चुके हैं, और जो वहाँ पे डेफिनेशंस थी एग्जैक्टली वही डेफिनेशंस हैं। फ़र्क सिर्फ वेरिएबल, वहाँ पे हम x लिखते थे और रियल वेरिएबल लेते थे, और यहाँ पर z लिखेंगे और उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट fz be a complex valued function defined in deleted neighborhood of z नोट। fz एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, और फंक्शन हमने कहाँ डिफाइन किया है, z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन किया है। डिलीटेड नेबरहुड से मतलब आप समझते हैं, मैंने बताया था z नोट को सेंटर मान के किसी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। इस सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स और इसका सेंटर, इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो इसके अंदर के इंटीरियर पॉइंट्स है, इनका करेक्शन जो सेट होगा वो इसका z नोट का डिलीटेड नेबरहुड होगा। तो फंक्शन z नोट के डिलीटेड नेबरहुड पे डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिलीटेड नेबरहुड यानी कि ये जो इंटीरियर पॉइंट्स है, इनमें से कोई भी पॉइंट लोगे, z बराबर सपोज z1 लिया, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड है। और डिलीटेड नेबरहुड का मतलब सेंटर पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो तो भी चलेगा, बाउंड्री पे नहीं हो तो भी चलेगा। और वैसे भी हम इस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, फंक्शन की z नोट पे लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड है, मतलब डिलीटेड नेबरहुड के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। देन अ नंबर L
इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड। ये नंबर एल इस फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिट होगी एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर। जेड बराबर जेड नोट पर फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिट एल होगी इफ़ फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो। एप्साइलन हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया है, साथ में हमने लिखा है हाउएवर स्मॉल, कितना भी छोटा ले लो। देयर एग्जिस्ट, इस एप्साइलन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, अगेन एक पॉजिटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट जब भी z यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर मतलब जब z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में लाई करता है, और यहाँ पे हमने ये जो डिलीटेड नेबरहुड बनाते टाइम रेडियस लेते हैं वो क्रोनिकर डेल्टा ली है। तो जब भी z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में लाई करता है उसकी इमेज l के नेबरहुड में लाई करनी चाहिए। ये नेबरहुड की डेफिनेशन थी ना, ये l का नेबरहुड है, यानी कि जब z की वैल्यू इस z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में है, मतलब हम यहाँ z1 z2 सपोज इसके डिलीटेड नेबरहुड में पॉइंट्स हैं, तो इनकी जो इमेज वहाँ जाके z1 की इमेज f ऑफ z1 बनेगी, z2 की इमेज f ऑफ z2 बनेगी, z3 की इमेज f ऑफ z3 बनेगी, है ना। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहाँ होने चाहिए, l के एप्साइलन नेबरहुड में होने चाहिए। मतलब l को सेंटर मान के एप्साइलन रेडियस का जो सर्कल बनेगा उसके अंदर होने चाहिए। किन पॉइंट्स की इमेज, उन सभी पॉइंट्स की इमेज जो z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में लाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम जैसे जैसे z नोट के पास में है नेबरहुड, मतलब हम ये जो पॉजिटिव नंबर है कितना भी छोटा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम z नोट के बहुत पास हैं। तो जब हम z नोट के बहुत पास हैं, z की वैल्यू z नोट के बहुत पास है, तो f ऑफ z की वैल्यू l के बहुत पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट z4 है और इसकी इमेज कहीं यहाँ बन रही है f ऑफ z4। अगर ऐसा हुआ तो फिर l लिमिट पॉइंट नहीं होगा फंक्शन f ऑफ z का z बराबर z नोट पे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे z नोट को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम जैसे जैसे z की वैल्यू z नोट की तरफ जा रही है, वैसे वैसे f ऑफ z की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, l की तरफ। f ऑफ z l को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं इस फंक्शन f ऑफ z की z बराबर z नोट पॉइंट पे लिमिट जो है वो ये नंबर l है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z इक्वल l। ठीक है, एक और बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ f ऑफ z की लिमिट कब होगा, नंबर l z बराबर z नोट पर, इफ फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, जब एक पॉजिटिव नंबर एप्साइलन ऐसा एग्जिस्ट करता हो कि हम l को सेंटर मान के एप्साइलन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें, इसके अंदर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हों वो किसकी इमेज हो, इधर z नोट के डिलीटेड नेबरहुड के पॉइंट्स की इमेज हो। ठीक है, यानी जब हम z नोट के पास पास पॉइंट लेते हैं तो उन पॉइंट्स की इमेज l के आसपास के पॉइंट्स बननी चाहिए। तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन कंटिन्यूटी की है कि कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा। तो कंटिन्यूटी की और लिमिट की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फंक्शन f ऑफ z डिफाइंड इन अ डोमेन d, फंक्शन किसी डोमेन d में डिफाइंड है, इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट z नोट बिलोंग्स टू d। ये डोमेन के किसी पॉइंट z नोट पे कंटिन्यूस कब होगा। देखो, एक तो वहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया था, z नोट के डिलीटेड नेबरहुड में। यहाँ पर हम कह रहे हैं पूरे डोमेन में फंक्शन डिफाइंड है और z नोट इसी डोमेन का एक पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, इफ फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, वही एक पॉजिटिव नंबर एप्साइलन कितना भी छोटा ले लो हाउएवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, मोड f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट लेस देन एप्साइलन व्हेनेवर मोड ऑफ z माइनस z नोट लेस देन डेल्टा। तो
यहाँ पर ये जो मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन लिखा है, इसमें एक्चुअली बात तो वही है, एफ ऑफ जेड नोट को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और ये जेड नोट को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये एप्सिलॉन रेडियस का। तो है क्या यहाँ पे, ये जो जेड नोट पॉइंट है ना, इसकी इमेज एफ ऑफ जेड नोट बनेगी, ठीक है। तो जब भी हम जेड नोट के नेबरहुड में हैं, जेड नोट के आसपास का कोई पॉइंट लेते हैं, उसकी इमेज एफ ऑफ जेड नोट के आसपास का एक पॉइंट अगर बन जाता है तब तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यानी जब हम एफ जेड नोट के नेबरहुड का कोई पॉइंट ले रहे हैं, सपोज एफ ऑफ जेड वन ले रहे हैं, ये किसकी इमेज है, एफ ऑफ जेड वन की इमेज है ना, तो जेड वन कहाँ होना चाहिए, यहाँ जेड नोट के नेबरहुड में लाई करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ जेड वन इसके नेबरहुड में लाई कर रहा है और ये कहीं बाहर लाई कर रहा है, और ना ही ऐसा हो कि यहाँ से हम कोई पॉइंट लें Z2 और उसकी इमेज कहीं बाहर लाई कर रही है। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस होगा। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट Z नोट पे कंटिन्यूस कब होगा, जब हम Z नोट को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब जब Z टेंड्स टू Z नोट है, तो फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड वो किसे अप्रोच करना चाहिए, एफ ऑफ जेड नोट को अप्रोच करना चाहिए। इन शॉर्ट पिछली डेफिनेशन में जो हमारा एल था ना, वो क्या बन गया, एफ ऑफ जेड नॉट। मतलब कि जो लिमिटिंग वैल्यू थी ना, ये लिमिट थी, पिछली डेफिनेशन में हमने देखा था, उस वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर अगर आ जाए, ये फंक्शन की वैल्यू है ना जेड नोट पे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z नोट एफ ऑफ z इक्वल है एफ ऑफ z नोट, तो जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा पॉइंट z नोट पर, ठीक है। ऐसे ही अगर डोमेन D में से कोई और पॉइंट z1 ले लो, उस पर फंक्शन कंटिन्यूस हो, कोई और पॉइंट z2 ले लो, उसके लिए कंटिन्यूटी की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि z नोट पे कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन इस डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर पॉइंट के लिए एप्सिलॉन डेल्टा अलग अलग होंगे। जैसे जेड नोट के लिए हमने एप्सिलॉन और डेल्टा लिए, तो हो सकता है हम जेड वन के लिए एप्सिलॉन वन और डेल्टा वन ले। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी पॉइंट पे जब हम कंटिन्यूस कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब जेड की वैल्यू उस पॉइंट के नेबरहुड में है, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू उस पॉइंट की इमेज के, यानी कि एफ ऑफ जेड नोट के नेबरहुड में होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइंड इन अ डोमेन डी, किसी डोमेन में फंक्शन एफ ऑफ जेड हमने डिफाइन किया है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन डी। ये इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होगा, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। हमने लिखा है डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर हम कहें कि फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, मतलब डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो वो कंटिन्यूटी की कंडीशन हर पॉइंट के लिए अप्लाई होगी, लेकिन एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो पॉइंट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ये डेल्टा जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे। पूरे डोमेन के लिए एक यूनिफॉर्म एप्सिलॉन और डेल्टा का सिलेक्शन अगर पॉसिबल हो तो हम कहेंगे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है, मोड एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड वन माइनस जेड टू लेस देन डेल्टा फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू डी। मतलब डोमेन में से कोई भी दो पॉइंट लिए आपने, सॉरी इधर है z1 और z2, कोई भी दो पॉइंट लिए आपने, मतलब किसी एक को सेंटर मान के और उसके सर्कल में से कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, या फिर ऐसे कह लो कोई भी दो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस जो है वो इससे डेल्टा से कम है, क्रोनिकल डेल्टा से, तो उनकी इमेजेस की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, मतलब पॉइंट पे ही एप्सिलॉन और डेल्टा डिपेंड नहीं करेंगे,
एप्सिलॉन की वैल्यू पे डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करेगी, लेकिन पॉइंट का सिलेक्शन आप कोई सा भी ले लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। थैंक यू।